बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। और सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने पिछले दिनों बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स किए हैं मेरी वीडियोस पे। और डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के लिए तमाम वीडियोस बनाता हूं टाइम निकाल के, और जब आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस आता है अच्छा और अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों की तरफ से, तो मुझे फ़र्दर मोटिवेशन मिलती है, फ़र्दर इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए मज़ीद काम किया जाए, आपकी सक्सेस के अंदर मज़ीद मैं अपना कुछ रोल अदा कर सकूं, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकूं, और जो कुछ नॉलेज जो कुछ इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है उसके ज़रिए से मैं आपको भरपूर फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू। और उम्मीद है कि आगे भी आप जो है वो वीडियोस को पसंद करते रहेंगे। आपके रिक्वेस्ट में पूरी करने की भरपूर कोशिश करता हूं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर जो है वो मिल सकें। आज जो है वो हम कुछ चेंज ला रहे हैं अपनी वीडियोस में, और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के, और ख़ुसूसन वो एमसीक्यूज़ वो बीसीक्यूज़ जिनमें फ़िगर्स दी हुई होती हैं। बेसिकली जब फ़िगर्स हमारे सामने आती हैं एमसीक्यूज़ में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि यार ये फ़िगर हमारे सामने आ गई, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं इन तमाम सवालों में मैंने सिर्फ फ़िगर्स रखी हैं, और हम उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे आज कि जो फ़िगर्स पर जो है वो बेस्ड होते हैं। आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है तो इंशाल्लाह इस वीडियो से भी आपकी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको आइडिया होगा कि इस तरीके से सवाल भी आ सकता है। लेकिन हम जो है वो बेसिकली तमाम ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों का टाइम भी जो है वो यूटिलाइज़ होगा, मेरा टाइम भी यूटिलाइज़ होगा। तो हम सिर्फ टू द पॉइंट आंसर के ऊपर बात करेंगे, सारे सवालों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का और फिर आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये टास्क भी दे रहा हूँ कि आप जो है वो मेरे साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और मैं आपको बीच में थोड़ा सा टाइम दे दूँगा। आप भले जो है वीडियो पॉज करके आप उन सवालों के जवाब सोचें और पेन कॉपी साथ लेकर बैठें, और जो भी आपके आंसर आएँ बिल्कुल ऑनेस्टली आप जो है वो यूट्यूब पे कमेंट कर दें। ठीक है, टोटल में से जितने भी आपके आंसर सही आ रहे हैं, आपने सही निकाले हैं, तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर दें वीडियो में, ताकि मुझे इससे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल मुझे कितना रखना है। अगर आगे भी मुझे एमसीक्यूज़ अपलोड करने हैं वीडियोस की सूरत में तो मैं डिफ़िकल्टी लेवल में बढ़ाऊँ या कम करूँ या यही रखूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप जो है वो जब एमसीक्यू सॉल्व करें तो उनका आंसर मुझे ज़रूर नीचे लिखिएगा कि आपने कितने सही किए हैं, और इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। हम सारे यहाँ पर लर्नर्स हैं, यकीनन आपसे हो सकता है सारे गलत हो जाएँ या कुछ सही हों कुछ गलत हों, तो बिल्कुल ऑनेस्टली आप जो है वो लिखें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको बनाने में मुझे आसानी हो जाए और उनमें एमसीक्यूज़ की चॉइस मुझे रखने में आसानी हो जाए। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। जो पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है वो ये है कि इसको पढ़ लेते हैं। 2 blocks of mass 3 kg and 4 kg hang from the ends of a rod of negligible mass marked in 7 equal parts। ठीक है, ये सवाल ये कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स हमारे पास हैं 3 केजी और 4 केजी के, और जो हमने हैंग किए हुए हैं ये एक हमारे पास रॉड है, इसकी एंड पर हमने दोनों मैसेस को हमने जो है वो हैंग किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो इसने कुछ नहीं पूछा, और सवाल आगे जो है वो नीचे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल ये इसने दिया हुआ है कि एट विच ऑफ द पॉइंट्स इंडिकेटेड शुड a string be attached if the rod is to remain horizontal when suspended from the string। सवाल बेसिकली ये पूछ रहा है कि हम कौन से इन 5 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट पर स्ट्रिंग बांधेंगे, इसको स्ट्रिंग के ज़रिए लटकाएंगे कि ये जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, और जो है वो ना इधर को नीचे झुकेगी ना इधर को नीचे झुकेगी, बल्कि इसका जो हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, पोजीशन के अंदर ही रहे, ये मूव ना करे। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, देन फिर हम जो है वो इसका आंसर बताते हैं। ओके, तो आपने उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका बेसिकली आंसर क्या है, ए बी सी डी या ई, किस जगह पर हम बांधेंगे? तो इसका सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो है बी। जी हाँ, इसका सही जवाब है भी। अब वो क्यों है वो ज़रा ये देख लेते हैं। तो बेसिकली जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है कि जब हमें एक चीज़ को हैंग करना होता है किसी भी रॉड को,
और तो हमें एक जो है फिज़िकल क्वांटिटी यहाँ पर देखनी पड़ती है, और वो है टॉर्क। जी हाँ, हम यहाँ पर बेसिकली जो फोकस करेंगे वो करेंगे टॉर्क के ऊपर, कि टॉर्क जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर अगर इक्वल है तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी, और अगर अगर टॉर्क जो है वो अनइक्वल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो है वो रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर नहीं रह सकती। तो टॉर्क को अगर हमें इक्वल रखना है तो हमें फार्मूला के साथ चलना पड़ेगा, और टॉर्क का फार्मूला आप जानते हैं, आर इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है ना, ये टॉर्क का हमारे पास फार्मूला है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ मैसेज गिवन है, फोर्स नहीं है, डिस्टेंस कुछ नहीं है। डिस्टेंस हमें खुद एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ से। तो टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो रेडियस के ऊपर और दूसरा जो है फोर्स पर, या हम इसको लेंथ कह सकते हैं। एक लेंथ पर डिपेंड कर रही है और दूसरा फोर्स पे। लेकिन हमारे पास ये मैसेज मौजूद हैं तो हम फोर्स को मज़ीद आगे लेकर जा सकते हैं कि भी फोर्स, फॉर एग्जांपल हम इन दोनों मैसेज का अगर वेट कंसीडर करें तो फोर्स बराबर हो जाएगी mg के। ठीक है, ऐसे ही है। और साइन थीटा को हम थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। तो आर इंटू एम जी। तो मेरे सामने ये बात क्या आ रही है कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर मैसेज के, क्योंकि यहाँ पर मैसेज हमें क्लियरली मेंशन है, एक जो है 4 kg का है, एक 3 kg का है। और अगेन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो है वो डिस्टेंस के या लेंथ के। तो यहाँ पर हमें बी पर इसलिए रखनी है क्योंकि बी जो है सी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है ना, सी सेंट्रल पॉइंट है और बी इज़ अ लिटिल क्लोज़र विद द 4 kg मास। ठीक है, डी जो है वो लिटिल क्लोजर है 3 kg से, और अगर ए पे चले जाएंगे तो 4 kg के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा, और अगर ई पे चले जाएंगे तो वो 3 kg के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बी पे रखना पड़ेगा क्योंकि मास जो है वो ज़्यादा है 4 का, और टॉर्क हमें दोनों जगह सेम रखनी है। ठीक है, तो मैथ्स पे डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है। तो जो ज़्यादा मास वाला एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, ज़्यादा मास वाला हमारे पास ये जो ब्लॉक हमारे पास मौजूद है, हम इसकी तरफ जो है वो टॉर्क थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये जब हम स्ट्रिंग यहाँ पे लटकाएं तो ये चीज़ नीचे ना गिरे, बल्कि क्या हो कि ये अपने वेट की वजह से हम थोड़ा सा जो है वो इस तरफ लगाएंगे ताकि ये और ये आपस में इक्वल हो जाए। इक्वल द टॉर्क ऑन बोथ साइड्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मास। तो जहाँ पर ज़्यादा कीजी वाला मास आपको नज़र आ रहा है, आप वहाँ पर थोड़ा सा उसके क्लोज जो है वो सेंटर से थोड़ा सा क्लोज उसके वहाँ पर हैंग कर दें, तो आपको जो है वो आंसर सही मिल जाएगा, और हमारा जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। उम्मीद है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देन सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है जी, वो है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास m and 5m are connected by a light string that passes over a pulley of negligible mass and friction। पूछ ये रहा है कि what is the acceleration of the masses in terms of the acceleration due to gravity। तो ये हमारे पास फिगर मौजूद है, और ये पूछ रहा है कि दो ब्लॉक जो है वो हमने यहाँ पर लटकाए हुए हैं, एक का मास m है और एक का 5m है, और दोनों को हमने एक लाइट स्ट्रिंग से जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, जो कि एक पुली से गुजरता है, जिसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है और फ्रिक्शन भी नेग्लिजिबल है। पूछ ये रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगी अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी ले रहे हों, यानी दोनों को मिला के इस पूरे जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है, इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी अगर हम एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी ले रहे हों। सिस्टम में हमारे पास दो मैसेज मौजूद हैं, m और 5m। तो यहाँ पर देखें, अब आप जैसे ये देखेंगे 4/5g, 2/3g, 4g, 5g, 6g, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक वो बच्चा जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो एकदम फिगर देख के परेशान हो जाएगा कि भाई ये फिगर कहाँ से आ गई। इस तरह के तो सवाल हमने प्रैक्टिस की नहीं थे, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो सवाल बिल्कुल सिंपल है। अब वो सिंपल किस तरह है वो हम शो करते हैं। देखें, हम पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स, जो डिफरेंस ऑफ फोर्स है दोनों मैसेज के दरमियान, वो कितना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर्स को हम यहाँ पर वेट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि जो वेट का डिफरेंस है वो हमारे सिस्टम में कितना है। तो हमारे पास एक मास जो है वो है 5 mg का, और एक मास है हमारे पास 1 mg का, तो सिर्फ हम mg यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब डिफरेंस मालूम करेंगे तो बड़ी जो मैथ्स हैं हमारे पास, कुछ छोटे मैथ्स से जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4 mg। ये mg इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी चाहिए। ठीक है ना, वरना हम ma भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर वेट डिफरेंस मालूम करें तो डेफिनेटली हमें g यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वेट डिफरेंस आ गया। देन अगली चीज़ ऐसे सवालों के अंदर जो हमें मालूम करनी है, वो ये है कि हमें टोटल फोर्स यहाँ पे देखनी है कि टोटल फोर्स कितनी यहाँ पे जो है वो लग रही है दोनों मैसेज के ज़रिए, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F=ma वाला फार्मूला पुट करना पड़ेगा, और हमें दोनों मैसेज की वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ेगा। तो ये 5ma जो है वो 5 mg वाले मास की फोर्स हो गई, और 1 mg वाले मास की ma। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 6ma। 6m है हमारे पास, जो है वो जवाब आ चुका है। अब हम दोनों को रिलेट करेंगे, जो mg वाला जवाब है और 6ma वाला जो हमारा आंसर है। तो वेट को हम जो है वो रिलेट करवाएंगे फोर्स के साथ। तो वेट हमारे पास आ गया था 4 mg, और फोर्स हमारे पास आई है 6ma। हमें आंसर किस तरह दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है,
तो हम अगर हम ग्रेविटी मालूम करना चाहें तो यहाँ पर m जो है वो m से कैंसिल हो जाएगा और g की वैल्यू यहाँ पर रहेगी और ये हो जाएगा हमारे पास 6/4a। ठीक है, 6/4a। तो 6/4a हमारे पास जवाब में यहाँ पर कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो g की सूरत में दी हुई है, यानी हमें एसेलरेशन को यहाँ पे रखना पड़ेगा और 6/4 को वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से कर लेते हैं कि भी एसेलरेशन हमारे पास यहाँ सेम रही और जो 4 था ये ऊपर रहा और 6 वहाँ जाके डिवाइड हो गया और ये g हमारे पास, ताकि हमने आंसर में देख के पता लगा लिया कि भाई आंसर जो है वो किस तरह पूछा जा रहा है। अगर ए आंसर में होता तो हम ये वैल्यू रखते हैं, लेकिन आंसर में g है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, तो हमने 4/6 रखा है। तो 4/6 हमारे पास आंसर में कहीं भी नहीं है। 4/5 है, 4g, 5g, 6g, 2/3g, लेकिन 4/6 हमारे पास नहीं है। तो हम कुछ इस तरह करते हैं कि इसको कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2 2 4, 2 3 6, तो जवाब आ गया हमारे पास a = 2/3g। तो इसका देखते हैं कि 2/3g हमारे पास ई ऑप्शन में मौजूद है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो गया ई। सो ई वुड बी द राइट ऑप्शन। और आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस तरह के सवाल हमारे पास आ जाएँ तो पहले आपको जो है वो वेट डिफरेंस मालूम करना है, देन नेट फोर्स मालूम करनी है और फिर दोनों का रिलेशन बना के आपको जो भी वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, आप जो है वो उसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, देन जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अ 1 kg ब्लॉक रेस्ट on a frictionless table and is connected by a light string to another block of mass 2 kg. The string is passed over a pulley of negligible mass and friction. What is the acceleration of the mass? तो यहाँ पर हमें दो मैसेज यहाँ पर दिए हुए हैं, एक है 1 kg का, एक 2 kg का, और हमें यहाँ पर मैसेज की एक्सेलरेशन मालूम करनी है। पूरा सिनेरियो जो है उसने इस तरह दिया हुआ है फिगर की सूरत में। और अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो है वो इन दोनों मैसेज की एक्सेलरेशन मालूम करनी है। और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है 5 मीटर पर सेकंड, b 6.7 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप इसमें थोड़ा सोचें या वीडियो को पॉज करें और फिर सही जवाब जो है वो आप निकाल लें इसका। तो चले देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो, एक मैच हो हमारे पास 1 kg का और एक 2 kg का, तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, सोचना क्या है कि जो पूरे सिस्टम पे जो एक्सेलरेशन अफेक्ट कर रही होगी वो उस ब्लॉक की होगी जिसका मैच जो है हमारे पास ज़्यादा है, और वो है 2 kg। ठीक हो गया ना, एक्सेलरेशन हम उसकी कंसीडर करेंगे जिसका मैच जो है वो ज़्यादा हो। ऐसी सूरत में जब इस तरह का सिनेरियो हमारे पास मौजूद हो तो 2 kg वाला मास की जो एक्सेलरेशन है वो पूरे सिस्टम पे जो है वो अफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं जो हमारा लार्जर सिस्टम है 2 kg वाला उसकी। तो हमारे पास F = mg, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। m की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 9.8 का राउंड ऑफ करके 10, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आमतौर पे जो है वो g की वैल्यू 10 इस्तेमाल होती है ताकि चीज़ें सिंपल हो जाएँ। तो हमारे पास जवाब आ गया 20 न्यूटन। ठीक हो गया, लेकिन हमें सिर्फ इसकी मालूम नहीं करनी, हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन मालूम करनी है बेसिकली और पूरे सिस्टम की। लेकिन ये 20 न्यूटन की फोर्स जो कि बिगर मास की है ये ज़्यादा अफेक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर मास, तो इसलिए हम 20 न्यूटन कंसीडर जो है वो कर रहे हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मालूम करें, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ASS, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अगर हम यहाँ पर F = ma है तो A = F/m, और F हम यहाँ पे सिस्टम का लेंगे, जो फोर्स हमारे पास निकली 20 न्यूटन, और m जो है वो भी सिस्टम का लेंगे। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास निकली थी 20 न्यूटन, क्योंकि हमने कहा था फोर्स ज़्यादा उसकी इस्तेमाल हो रही है जो कि लार्जर मैस है। लेकिन मैसेज तो हमारे पास दोनों मौजूद हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोनों मैसेज को पुट करेंगे और दोनों को प्लस करके हम इस तरह 1 + 2, और ये हमारे पास जो है वो 20 न्यूटन रहेगा और नीचे हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो लेट्स सी हमारे पास ये मौजूद है या नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह के सवाल आ जाएँ तो हमेशा उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा जी, देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे भी आपके बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि 2 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ohm and 6 ohm आर प्लेस्ड इन पैरेलल विद a 6 volt बैटरी, 3 ammeters and 2 wattmeters आर प्लेस्ड इन द सर्किट एज शोन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, दो रेजिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं 3 ohm और 6 ohm के, और हमारे पास क्या है जी, V1 और V2, और हमारे पास क्या है, एक बैटरी है जिसका जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट। हमें बेसिकली मालूम क्या करना है कि विच वन इज़ ट्रू रिगार्डिंग वोल्ट मीटर्स, वोल्ट मीटर से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो जो है वो करेक्ट है। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं कि पहली स्टेटमेंट हमारे पास है कि V1 एंड V2 विल रीड सेम वोल्टेज। बी ऑप्शन हमारे पास है कि V1 विल रीड 6 वोल्टेज,
सी ऑप्शन हमारे पास है V2 विल रीड 6 वोल्टेज, डी हमारे पास है V2 विल रीड करेक्ट वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, और हमारे पास ई ऑप्शन है बोथ V1 एंड V2 रीड करेक्ट वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर्स। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ आते हैं कि राइट ऑप्शन इसका क्या है। आप पॉज करें वीडियो को और इसका राइट आंसर सोचें। तो राइट आंसर जो है इसका वो ये है कि V1 विल रीड 6 वोल्ट, V1 विल रीड 6 वोल्ट, ये हमारा राइट आंसर है। उसकी वजह क्या है कि बेसिकली जो V1 है ये पैरेलल अटैच्ड है इस बैटरी के साथ, और वोल्ट मीटर्स हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर्स को सही से फंक्शन करवाने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल में अगर अरेंज नहीं है तो हमारे पास वोल्ट मीटर सही फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो वोल्ट मीटर जो V1 है ये हमारे साथ जो हमारी बैटरी है इसके साथ पैरेलल अटैच्ड है। तो पैरेलल अटैच्ड है तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि V1 विल रीड 6 वोल्ट। जबकि V2 हमारे पास जो दूसरा वोल्ट मीटर है ये ऐसे कनेक्शन में है कि ये जो है वो पैरेलल नहीं है बैटरी के साथ। तो इसको सबसे पहले अगर सही रीड करना है तो पैरेलल होना चाहिए, वरना ये 0 वोल्ट रीड करेगा। अगर ये सही प्लेस नहीं किया हमने वोल्ट मीटर तो ये 0 वोल्ट जो है वो रीड करेगा बैटरी के वोल्ट को, और इसको हमें सही फंक्शन कराने के लिए पैरेलल अटैच करना पड़ेगा ताकि जो है वो वोल्टेज रीड करे जो कि बैटरी जो है प्रोवाइड कर रही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा कि V1 विल रीड 6 वोल्ट। अच्छा जी, देन जो हमारा लास्ट फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेंशंस T1, T2 एंड T3 इन द रोप्स इन द डायग्राम शोन। अब डायग्राम दे दिया, अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई इस डायग्राम तो हमने ये पढ़ा ही नहीं था और ये किस तरह सवाल जो है वो डायग्राम के जरिए पूछ लिया गया है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर जो ऑप्शन है वो हमें दिए हुए हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन T3 मस्ट बी ग्रेटर दैन 20 न्यूटन, या द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन T2 मस्ट बी ग्रेटर दैन T1, या फिर सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ T1 एंड T2 इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, या फिर सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ T1 एंड T2 इज़ इक्वल टू T3, या फिर सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ T2 एंड T3 इज़ इक्वल टू T1। थोड़ा सा आप ऑप्शंस को समझें और इसका राइट जो ऑप्शन है वो पिक करें, देन हम फिर आपको राइट आंसर जो है बताते हैं आपको। बेसिकली ये बड़ा आसान सा सवाल है, मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास जो बेसिकली T3 है जो T3 है, जो इस मैस की वजह से जो हमने स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, T3 हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है यानी y एक्सिस में है। तो इसका y कंपोनेंट जो है वो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और यहाँ पर हमने जो दो एंगल्स के साथ एक 45 और 30 डिग्री के साथ T1 ये स्ट्रिंग बांधा हुआ है और T2 ये जो है हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है जिनकी टेंशन्स इंडिकेट की गई हैं। तो इन दोनों की डायरेक्शन भी y कंपोनेंट के अंदर ही होनी चाहिए इफ़ वी वांट दिस सिस्टम टू बी प्लेस्ड इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये पूरा सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे तो हमारे पास जो T1 के और T2 के जो y कंपोनेंट हैं, क्योंकि T3 की डायरेक्शन भी y है, वर्टिकल है, तो T1 और T2 के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे y कंपोनेंट की, अगर उनको हम सम अप कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल जो सिस्टम की टेंशन है वो हमें मिल जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा कि सम ऑफ द y कंपोनेंट ऑफ T1 एंड T2 इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। जी हाँ, अगर हम दोनों का सम अप कर लेंगे मैग्नीट्यूड्स को तो हमारे पास टोटल फोर्स हमें मिल जाएगी जो कि 20 न्यूटन है, जो कि बेसिकली इस पूरे सिस्टम को वर्टिकल डायरेक्शन में पुश कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच रही है। तो क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो T1 और T2 का जो y कंपोनेंट होगा अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल फोर्स जो T3 के ज़रिए से नीचे लगाई जा रही है वो बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगी। सो डैट वाज आल्सो सिंपल क्वेश्चन। अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस के हवाले से तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें, आपको आपकी क्वेरीज़ का जवाब मिलेगा। और जो भी आपके आंसर्स हैं 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5, 0 आउट ऑफ 5, जो भी आपके आंसर्स हैं आप अपने जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जो MCQ की डिफ़िकल्टी लेवल है उसको हम सही तरीके से चूज़ कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि और आपके दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम फ्यूचर वीडियोज़ आपको मिल सकें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।